नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यानी जो आपका मासिक चक्र है, जिसे रजः या आर्तव भी कहा जाता है, इसके ऊपर दोषों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो अभी सीरीज चल रही है द फीमेल हेल्थ की, इसमें लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में आयुर्वेद में क्या वर्णन किया गया है, किस प्रकार उसको बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग अपने व्यूज़ के अनुसार उसके बारे में वर्णन किया है। आज मैं बात करूँगी कि जो हमारे शरीर में जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, उनका हमारे शरीर में जो मेंस्ट्रुएशन जो क्रिया होती है उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है। देखिए, हम हर इंडिविजुअल यानी एक हर पर्सन का अलग अलग एक प्रकृति होती है। जैसे आपके घर में 5 मेंबर्स होते हैं तो उन सभी की प्रकृति अलग अलग होगी। ये इसके बारे में भी वीडियो है हमारे चैनल पे, इसके बारे में जो लिंक है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वात, पित्त, कफ का क्या प्रभाव पड़ता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे। आयुर्वेद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी रजः, आर्तव या फिर ऋतु चक्र भी जिसे कहते हैं, इसको एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में और सिस्टम्स हैं, जैसे वो काम करते हैं, जैसे उन पे वात और पित्त का प्रभाव पड़ता है, वात, पित्त, कफ का, वैसे ही जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उस पर भी वात, पित्त, कफ का प्रभाव पड़ता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो भी इन पे जो आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उस पर कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। तो आइए पहले आज की वीडियो में तो हम यही जानेंगे कि वात, पित्त, कफ कौन कौन से फेजेस में होते हैं। इससे पहले हमने 3 फेजेस की बात करी थी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जैसे 3 फेज़ होते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट फेज़ क्या होता है इसका, फॉलिकुलर फेज़, फाइन। सेकेंड वन इज़ प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड द थर्ड वन इज़ ल्यूटियल फेज़। तो जो सबसे पहला फेज़ होता है फॉलिकुलर फेज़, जिसे आयुर्वेद में क्या नाम दिया गया है, रजस्व कला कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फॉलिकुलर फेज़ में, इसमें आपका ये एक मेंस्ट्रुएशन फेज़ होता है। इसमें आपका जो ब्लीडिंग होती है यानी जो आपका महीना होता है 1 to 5th डे या फिर 3 to 5 डे, जितने भी दिन होता है वो आपका इस प्रोसेस में चलता है, जो ये फेज़ होता है। तो इसे फॉलिकुलर फेज़ कहा जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, और इसे रजस्व कला कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार। तो इसमें कौन सा दोष होता है, इसमें वात दोष का मतलब वात दोष होता है। जो ये फेज़ होता है इसमें वात दोष प्रेजेंट होता है, उसी की सहायता से जो आपका ये फेज़ होता है वो आगे बढ़ता है। कौन सा वात होता है, अपान वायु। अपान वायु क्यों होता है, अपान वायु का जो कार्य होता है टू रेगुलेट डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी जो नीचे वाली जितनी भी मूवमेंट होती हैं वो अपान वायु के द्वारा ही होती हैं। इसीलिए ये अपान वायु का काम होता है कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करे, और जो ब्लीडिंग हो रही है उसको बॉडी से बाहर निकालने में, एक्सपेल आउट करने में किसका काम होता है, आपका अपान वायु का। तो सेम एज मेंस्ट्रुएशन जो फॉलिकुलर फेज़ में होता है, सेम एज इन रजस्व कला, फाइन। द नेक्स्ट वन क्या होता है आपका, ओवुलेशन फेज़ या फिर प्रोलिफरेटिव फेज़। इसमें इसको आयुर्वेद में किस नाम से जाना जाता है, ऋतुकाल या फिर ऋतुकाल, इस नाम से जाना जाता है। इसमें आपका कफ दोष डोमिनेंट रहता है, यानी इसमें कफ दोष हेल्प करता है, कफ दोष मौजूद होता है इस फेज़ में। तो जो ये फेज़ है प्रोलिफरेटिव फेज़, इसे क्या ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो ओवरीज में जो मौजूद होते हैं वो खुद को डेवलप करते हैं, मैच्योर करते हैं, किस लिए, फर्टिलाइज होने के लिए, ठीक है। तो जो ऋतुकाल है उसमें भी सेम होता है, उसमें भी सेम ही प्रोसेस है, प्रोसेस इज सेम, बस नाम अलग अलग हैं। इसमें भी क्या होता है, जो कफ होता है वो क्या करता है, कफ जो है वो जो फॉलिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, प्रिपेयर होने में और उसको मैच्योर होने में हेल्प करता है कफ, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए जो बीज आता है यानी जो स्पर्म आता है तो उसको फर्टिलाइज़ करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, उसको फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है कफ। नेक्स्ट क्या होता है आपका, जो नॉर्मल है ल्यूटियल फेज़ होता है, उसको आयुर्वेद में हम किस नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में हम उसको ऋतुवतित्व काल से जाना जाता है इस फेज़ को। इस फेज़ में क्या होता है, नॉर्मली हम ल्यूटियल फेज़ में करते हैं कि अगर कंसेप्शन हुआ होता है तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यानी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस
वो खुद को प्रिपेयर करती है, नरिश करती है, ताकि जो बेबी आए, जो उसके अंदर जो भ्रूण आए, उसको वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। सेम एज जो ये वाला फेज़ होता है, इसमें आयुर्वेद में कहा जाता है कि इस टाइम में पित्त सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है ओवुलेशन फेज़ और ल्यूटियल फेज़ में। पित्त दोष होता है जो कि एक न्यू लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करता है। यानी जो ये फेज़ होता है, इट्स फेज़ वेयर अ न्यू लाइफ स्टार्ट्स, जहाँ से एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। अगर स्त्री ने, जो स्त्री का जो ओवम है, जो स्त्री का अंडा है, अगर वो बीज यानी जो मेल स्पर्म के साथ अगर मिल जाता है, मतलब उन दोनों का संयोग हो जाता है लास्ट फेज़ में यानी ऋतुकाल में, तो फिर वो नेक्स्ट फेज़ यानी तो वो ऋतुवतित्व काल में इम्प्लांटेशन यानी जो यूट्रस में इम्प्लांट होने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो उसमें पित्त क्या हेल्प करता है, जो यूट्रस है उसको प्रिपेयर करता है, जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग थी उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और एक नई लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करता है। और अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से देखें तो इस फेज़ में प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन, जिसके बारे में हम बात करी थी पिछले एपिसोड्स में, तो वो सबसे ज़्यादा पीक पे रहता है। तो उसका क्या काम होता है कि वो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है, अगर बच्चा वहाँ पे है यानी कंसीव कर लिया है आपने, तो उसको सपोर्ट करता है, उसको यानी जो प्रेगनेंसी है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। कई बार मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे कई बार क्या होता है कि बार बार जो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपको टैबलेट्स देना शुरू करते हैं वो इस हार्मोन की। तो उससे क्या होता है कि अगर आपने कंसीव करा है तो जो प्रेगनेंसी है वो सपोर्ट कर जाती है, और अगर नहीं करा तो आपको डेट आ जाती है। तो सेम एज यही है कि जो पित्त दोष होता है इस फेज़ में, वो क्या करता है कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो बेबी को सपोर्ट करवाता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ। ठीक है, तो ये तीनों फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला फेज़ हुआ, यानी आपको और इजी तरीके से बता देती हूँ कि जो सबसे पहला फेज़ यानी जब आपका डेट आता है तो आपका उस टाइम वात होता है। यानी वात क्या करता है, डाउन मूवमेंट जो ब्लीडिंग होती है उसको निकालने में हेल्प करता है। द सेकेंड वन इज़ कफ फेज़, यानी ये आपका जो टाइम होता है ओवुलेशन का, जब आप मतलब मेटिंग के लिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट सीज़न होता है जब आप कंसीव कर सकते हो, तो उस टाइम कफ फेज़ होता है। द लास्ट वन ल्यूटियल फेज़, जिसमें कंसीव के चांसेस कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। अगर आपने कंसीव करा है तो लास्ट में जो पित्त फेज़ होता है, यानी जो पित्त दोष होता है, वो आपके जो अगर आपने कंसीव कर लिया है तो उसको रोकने में, मेंस्ट्रुएशन के फेजेस में हेल्प करते हैं। अब मैं जाते जाते एक बात और बोलूँगी कि अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छे से नहीं आ रही है तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई जो दोष है वो इम्बैलेंस है। आपको या तो बहुत ज़्यादा साइकिल आ रही है, यानी आपके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बहुत दिन तक आ रही है, लगातार 10 डेज 12 डेज ऐसे आ रही है, या फिर एमेनोरिया यानी आपको हो ही नहीं रही है। तो ये जो है ये किसी ना किसी दोष का इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पे आपको ध्यान देने की नीड है। आयुर्वेद में इस बात का वर्णन किया गया है, आचार्यों ने अपनी संहिताओं में ऐसा वर्णन किया है कि जो एक अच्छी यानी एक हेल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहा जाता है, एक हेल्दी ऋतु चक्र किसे कहा जाता है, जब जो साइकिल है ऋतु चक्र यानी जो साइकिल है वो रेगुलर टाइम पे रेगुलर इंटरवल के साथ आए। सेकंड वन इज़ कि उसमें स्मेल ना हो, यानी स्मेल जैसे किसी चीज़ मरे होने की या फिर फिश जैसी स्मेल ना हो। द थर्ड वन इज़ कि वो स्कैंटी ना हो, यानी अगर बहुत ज़्यादा धब्बा लग जाता है किसी, आपकी जो लाइनिंग्स हैं पेंटी लाइनिंग्स होती हैं, अगर उस पर बहुत धब्बा लग जाता है और वो हटता नहीं है जल्दी से, तो ये भी एक रीज़न है कि आपके तो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं दोष का इम्बैलेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो और मतलब जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है या फिर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो ये भी रीज़न, ये भी दोष का इम्बैलेंस है। तो कैसा कलर होना चाहिए ब्लड का, इसके बारे में भी कहा है कि जो रैबिट का जो यानी जो खरगोश होते हैं, जो उसका जो खून होता है या तो वैसा, या फिर जो लाख का जो कलर होता है वैसा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ कि टुकड़ा या क्लॉट्स वगैरह जिसके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सबसे लास्ट कि जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी ऐसा आपके बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं आपकी मेंस्ट्रुएशन के समय में, और हाँ एक और बात कि दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
दर्द होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में क्रैम्प्स होते हैं, बैक पेन होता है, वो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस टाइम में तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम बर्दाश्त ही ना कर पाएँ। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं दोषों का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से जो आपका मासिक चक्र है वो अच्छे से नहीं आ पा रहा है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि कौन से दोष जब आपके शरीर में बढ़ जाता है या फिर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका आपके शरीर पे, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे वात, अगर वात का इम्बैलेंस है तो मेंस्ट्रुएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पित्त का अगर है तो क्या देखने को मिलेगा, कफ का है तो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आशा करती हूँ कि जो ये एपिसोड्स चल रहे हैं ये आपको एक नई जानकारी दे रहे होंगे। ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं आपको, आप इसके बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ये बातें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और आपके फैमिली में जितने भी फीमेल्स हैं, आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हर एपिसोड में ये बात कहती हूँ क्योंकि जितने भी फीमेल्स हैं उनको ये बात उनकी बॉडी के बारे में, सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।